अपेक्षन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान की शब्दावलियाँ जो है अति महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि सामान्य रूप से जो उपयोगी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके 2-3 लेक्चर रहेंगे, 2-3 वीडियो इसके रहेंगे, जिसमें कई शब्दावलियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि कई सभी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में व्यापम हुआ, पीएससी हुआ, पीएससी की मुख्य परीक्षा हुआ, सभी के लिए समान रूप से क्या है, उपयोगी है। सबसे पहली जो शब्दावली की जो बात करते हैं हम, वो बात करेंगे स्थगन। स्थगन किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एडजर्नमेंट। स्थगन किसे कहा जाता है? एडजर्नमेंट किसे कहा जाता है? तो स्थगन किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है आपकी राज्यसभा। और संसद में राष्ट्रपति भी ऐसे सम्मिलित होता है, लेकिन संसदीय कार्यवाही में वो भाग नहीं लेता है। तो जो लोकसभा में होता है, लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष होता है, और कौन रहेंगे? सांसद होंगे। इसी प्रकार राज्यसभा में क्या होगा? अध्यक्ष रहेगा और कौन रहेंगे? सांसद रहेंगे। तो स्थगन ये कहा जाता है कि जब भी संसद का जब सत्र चल रहा होता है, उस चलते हुए सत्र में प्रतिदिन यदि कुछ विलंब हो गया, विलंब यानी कहने का मतलब विपक्ष के द्वारा कोई हंगामा कर दिया गया किसी विषय पर, सदन की स्थिति चलने की स्थिति में नहीं है, विपक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा नारेबाजी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सदन का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कर देता है, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए संसद को क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। या कुछ मिनटों के लिए भी कर सकता है कि आधे घंटे बाद हम फिर मिलेंगे या 1 घंटे बाद हम फिर मिलेंगे। लेकिन 1 घंटे बाद जैसे ही वापस संसद शुरू होती है, विपक्ष फिर नारेबाजी करने लगता है, तो फिर 1 घंटे के लिए स्थगित कर देते हैं, फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं तो फिर विपक्ष नारेबाजी शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस दिन के लिए ही संसद को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये स्थगन कहलाती है, जिसका पावर किसके पास है? अध्यक्ष के पास। तो स्थगन वह प्रक्रिया है जिसमें विपक्ष के द्वारा संसदीय कार्रवाई को नहीं चलने देने के कारण अध्यक्ष उसे कुछ समय के लिए क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। यह कुछ समय मिनटों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है और दिनों में भी हो सकता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्थगन कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्थगन प्रस्ताव, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है इससे, जबकि दोनों का नाम एक ही, ये स्थगन है और ये स्थगन प्रस्ताव है। तो ये आपको समझ में आ गया, स्थगन की शक्ति किसके पास है? आपके अध्यक्ष के पास है। फिर उसके बाद आएगा आपका सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब ये है कि संसद का जो सत्र चलता है उस पे मिनिमम 2 सत्र होते हैं। कितने सत्र होना चाहिए? मिनिमम 2 सत्र होना चाहिए। और वास्तविक रूप से भारत में कितने होते हैं सत्र? 3 सत्र होते हैं। जैसे एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है और तीसरा आपका बजट सत्र होता है। तो जैसे मान लो मानसून सत्र जो है मान लो 25 जुलाई से चालू हुआ और ये चालू होगा 28 अगस्त तक चल रहा है। तो ये जो 28 अगस्त वाली जो तारीख है, ये क्या कहलाती है? आपकी सत्रावसान कहलाती है। अर्थात एक सत्र 25 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा और 28 अगस्त को जाकर क्या होगा? वो खत्म होगा। तो उसके जो खत्म होने की जो तारीख है सत्र की, वो क्या कहलाती है? सत्रावसान कहलाती है। सत्रावसान की जो शक्ति है, वो शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। जिस प्रकार सदन को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास थी, उसी प्रकार सत्रावसान की शक्ति किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा सत्र को आहूत करना, यानी सत्र को बुलाना कि 25 जुलाई को सत्र क्या होगा? प्रारंभ होगा, ये शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, ये दोनों ही शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। मुख्य परीक्षा में यदि लिखने को आया तो क्या लिखेंगे? सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जिस दिन से सत्र प्रारंभ होता है उसके अंतिम दिवस को सत्रावसान कहा जाता है, जिसकी तिथि राष्ट्रपति क्या करता है? निर्धारित करता है। जैसे मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र की अंतिम तिथि, ये क्या कहलाएगी? आपकी सत्रावसान कहलाएगी। इसके बाद आएगा आपका विघटन। विघटन का मतलब यह होता है, विघटन 2 स्थितियों में हो सकता है। विघटन यानी विघटन, राज्यसभा का तो कभी विघटन होता ही नहीं है, आपको याद रखना, इसका विघटन नहीं होता। ये क्या है? आपका स्थायी सदन है।
राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। ये एक प्रकार का क्या है, आपका स्थायी सदन है, ये हमेशा चलता रहता है। सिर्फ विघटन होता है इसका लोकसभा का, प्रति 5 वर्ष पश्चात जब लोकसभा की अवधि पूर्ण हो जाती है जब होगा, या बीच में विघटन होने की 2 स्थितियां होती हैं। और 2 स्थितियों में विघटन की शक्ति भी फिर किसके पास आती है, राष्ट्रपति के पास आती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। कब करेगा वो, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि सत्ता पक्ष जो है या सरकार के पास आवश्यक जो बहुमत है वो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद को क्या कर सकता है, लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। पहली तो ये स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि सरकार खुद ही बोल दे राष्ट्रपति के पास जाके कि उसने क्या कर दिया, उसके पास संख्या बल जो है या जो बहुमत है वो अब नहीं रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या कर दो, लोकसभा को क्या कर दो, भंग कर दो या विघटित कर दो। तो ये दूसरी स्थिति में भी विघटित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो 2 स्थितियां बन सकती है कि राष्ट्रपति को खुद पूर्वानुमान हो जाए अपने सोर्स के माध्यम से, विपक्ष उसको बोले, या सरकार खुद ही राष्ट्रपति के पास चली जाए और बोले कि हमने संख्या बल को क्या कर दिया है, खो दिया, अब हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। तो संसद को क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। आर्टिकल 85 में यह बात कही गई है, ये भी आपको याद रखना। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद को अर्थात लोकसभा को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। या 2 स्थिति में होती है, या तो राष्ट्रपति को पूर्वानुमान हो जाए या सरकार खुद राष्ट्रपति को कहे। अगला है आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर बोलते हैं इसको, प्रश्नकाल। तो जब संसदीय कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा की, तो शुरू होती है 11 बजे सुबह से और चलती है 12 बजे। तो 11 से 12 का जो समय है वो क्या कहलाता है, आपका प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल में सांसद जो हैं मंत्री से क्या करते हैं, सवाल करते हैं। सांसद मंत्री से सवाल करते हैं। सवाल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये सवाल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है तारांकित सवाल और दूसरा होता है अतारांकित सवाल। तारांकित सवाल अर्थात वे सवाल जिनके उत्तर मंत्री जो है मौखिक देगा, जिनके उत्तर कैसे देगा, वो मौखिक देगा, वे क्या कहलाएंगे, तारांकित सवाल। और अतारांकित सवाल वो जिनके उत्तर मौखिक देना संभव नहीं है, बहुत बड़ा डाटा है उसमें, बहुत बड़े आंकड़े हैं बहुत सारे, तो ऐसी स्थिति में याद रखना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में वो उसके जवाब मंत्री कैसे देगा, लिखित में देगा। तो ये क्या कहलाते हैं, अतारांकित सवाल कहलाते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जब अतारांकित सवाल सांसद के द्वारा किए जाएंगे तो उसमें अनुपूरक क्वेश्चन वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी सवाल पूछना है लिखित में एक ही बार पूछे जा सकते हैं। जबकि मौखिक में क्या होता है, कई बार बात से बात निकलती है और उसके प्रश्न के और प्रश्न बन सकते हैं, अर्थात अनुपूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो क्या होगा, प्रश्नकाल अर्थात सदन की जब कार्यवाही शुरू होती है सुबह, उसको 11 से 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें सांसद मंत्री से क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। या राज्यों की बात करो तो विधायक मंत्री से क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। यही सब स्थिति विधानसभा में भी होगी। वहां पर स्थगन वही अध्यक्ष को रहेगा, 17 अवसान वहां पर राज्यपाल को मिल जाएगा। फिर आएगा आपका शून्यकाल या 0 आवर। तो अभी तक आपने देखा 11 से 12 बजे तक का जो समय था वो क्या कहलाया था, आपका शून्य प्रश्नकाल कहलाया था। तो अब 12 से 1 का जो समय है वो आपका कहलाता है आपका शून्यकाल। 12 से 1 बजे का समय आपका क्या कहलाता है, शून्यकाल। शून्यकाल में लोक महत्व के विषय, अविलंबनी विषय पर मंत्री से डायरेक्ट सवाल कर सकता है सांसद। लोक महत्व के अवलंबनी विषय पर सांसद से सीधे सवाल के, सांसद द्वारा मंत्री से सीधे सवाल किए जा सकते हैं। यह अवधि क्या कहलाती है, आपकी शून्यकाल कहलाती है। यह जो शून्यकाल है इसका संविधान में उल्लेख नहीं था, यह चलन में अर्थात प्रेस के द्वारा या मीडिया के द्वारा यह शब्द क्या है, प्रचलन में लाया गया है। 1963 से यह शब्द क्या है, प्रचलन में। संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि 12 से 1 का समय क्या होगा, शून्यकाल होगा। तो लोक महत्व के अविलंबनी विषय पर मंत्री से सांसद क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है 12 से 1 में, वो क्या कहलाता है, आपका शून्यकाल कहलाता है। ठीक है। फिर आएगा आपका स्थगन प्रस्ताव। जैसे स्थगन था और ये स्थगन प्रस्ताव, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, लोक महत्व के अवलंबनी प्रश्न पर विपक्ष क्या लेके आता है, स्थगन प्रस्ताव लेके आता है। इसमें 50 सदस्यों की क्या होती है, सहमति होती है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।
तो ऐसी स्थिति में स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। स्थगन की अनुमति कौन देगा? तो स्थगन की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा का सभा अध्यक्ष या उपसभापति क्या लेगा, इसकी अनुमति देगा। तो लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर 50 सांसदों की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस पर फिर क्या होती है, शाम 4:30 बजे से फिर क्या होती है, चर्चा इसमें शुरू होती है और चर्चा जब तक समाप्त नहीं होती जब तक सदस्य अपने विचार रख रहे हैं। यदि 4:30 बजे से शुरू हुई है तो रात भी हो जाती है, 12 भी बज जाएगी तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगी, अर्थात संसद जब तक स्थगित नहीं होती है। फिर उसके बाद इस पर मतदान होता है और मतदान के बाद यदि विपक्ष को पर्याप्त बहुमत मिल गया तो सरकार को फिर इस पर त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सरकार जो है स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होती है, घबराती है। सरकार उसी की जगह क्या लेके आती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आती है। ध्यानाकर्षण अर्थात सरकार का ध्यान उस ओर आ गया है, अब सरकार उस मुद्दे पर क्या करेगी, काम करेगी। अर्थात जब भी विपक्ष कहता है कि स्थगन प्रस्ताव लेके आओ तो अध्यक्ष उसे कहता है कि नहीं, इसे आप काय में डाल देते हैं, ध्यानाकर्षण में डाल देते हैं। ध्यानाकर्षण भी वही होगा, लोक महत्व का अविलंबनीय विषय होता, लेकिन इसमें मतदान नहीं होगा। जब मतदान नहीं होगा तो सरकार के गिरने का कोई इसमें खतरा नहीं होता है। तो ये आपका हो गया स्थगन प्रस्ताव। फिर आता है आपका विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। जब नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, नवनिर्वाचित विधानसभा होती है, तो सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अर्थात सरकार के पास जो बहुमत है वो बहुमत है कि नहीं, वह सदन में पहली बैठक के समय विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के द्वारा बताया जाता है। यदि लोकसभा में 272 का यदि बहुमत का आंकड़ा है तो 272 सरकार के पास है कि नहीं, यह सरकार बताएगी नवनिर्वाचित लोकसभा यदि होगी तो। जैसे विधानसभा की बात करें मध्य प्रदेश में, तो जैसे 230 की विधानसभा है तो 116 का आंकड़ा विधानसभा में है कि नहीं सरकार के पास, सबसे पहला काम यही होगा सत्ता पक्ष का। नवनिर्वाचित लोकसभा होती है, विधानसभा के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें पहला काम सरकार का विश्वास प्रस्ताव लाना होता है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद ही सरकार को कार्य करने की क्या मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है। फिर अगला आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर से अध्यक्ष के पास ये सूचना पूर्व में दे दी जाती है कि सरकार के विरुद्ध क्या लेके आई है, अविश्वास। ऐसा सरकार ने अपना बहुमत का आंकड़ा खो दिया है, इसलिए सरकार के विरुद्ध क्या लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर फिर चर्चा होती है और चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री फिर राज्यों में होगा तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, एक अंतिम भाषण देता है और उसके बाद मतदान होता है। और मतदान में यदि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो सरकार को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। एक नई प्रणाली है जो कि बच्चों को नहीं पता है, ये होती है वैकल्पिक विश्वास प्रस्ताव। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट चलता है जर्मनी में। यह अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही है जैसे भारत में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, और विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में नहीं भी है तो सरकार गिरा देता है और फिर चुनाव होते हैं। पर जर्मनी में ऐसा है, वहां पर वैकल्पिक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें जो कि एक अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही है, लेकिन वहां पर विपक्ष को यह बताना होता है कि सरकार गिरने के बाद उसके पास पर्याप्त संख्या बल है जिसके आधार पर क्या कर लेगी, सरकार को क्या कर लेगी, वो बना लेगी। अर्थात एक बिना वजह का चुनाव का जो भार है सरकार पर नहीं पड़ता है। तो इसे बोला जाता है वैकल्पिक विश्वास मत प्रणाली, जिसको जर्मनी में होती है। भारत में भी इस तरह की प्रणाली होना चाहिए, क्योंकि आए दिन जब हम देखते हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकारों को विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गिरा दिया जाता है और खुद भी सरकार वो नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भी वैकल्पिक विश्वास मत प्रणाली होनी चाहिए। अर्थात विपक्ष को यह आश्वासन देना चाहिए कि सरकार गिरने की स्थिति में वह खुद सरकार क्या कर सकती है, बना सकती है। अर्थात अनावश्यक चुनाव का जो बोझ है वो सरकार पर नहीं पड़ेगा या देश पर नहीं पड़ेगा। ये इस वैकल्पिक विश्वास मत प्रणाली का क्या है, फायदा है। तो आज हमने ये देखे, कल और हम कुछ और शब्दावली पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।